डेट ऑफ परफॉर्मेंस इज 20th मई। 15 मई को क्या हुआ? बी हैज रिफ्यूज्ड और डिसेबल्ड टू परफॉर्म। डेट ऑफ परफॉर्मेंस इज 20th मई। ठीक है, घर डिलीवर करना था, घर डिलीवर करना। हाउस वॉज अ हाउस, a house was to be delivered, a house was to be delivered। so on 15th A has claimed anticipatory breach of contract। on 15th A has claimed anticipatory breach of contract। ठीक है, मतलब डिफॉल्टर कौन है? बी है, बी इज द डिफॉल्टर। सो ए वेट्स टिल ए वेट्स टिल 18th। ऐसे करो ना, देखो 15th को ना, 15th को उसने रिफ्यूज करा। 15 को उसने रिफ्यूज करा और 18 को उसने सूट फाइल किया। 18 को उसने सूट फॉर एंटीसिपेटेड ब्रीच ऑफ। ठीक है, सो 18 तक उसने वेट करा। तो 2 दिन का वो डैमेजेस ले लेगा। ठीक है, 18 को 18 को 18 को उसने क्लेम कराया। ठीक है, तो क्या होता है देखो इसमें, 18 को वो 73 में डैमेज ले लेगा और बाकी 2 दिन के लिए वो 75 में ले लेगा। 75 में मैंने पढ़ाया नहीं, मैं अभी पढ़ाता हूँ। ठीक है, इलस्ट्रेशन ये इसमें मजा नहीं आ रहा। जो इलस्ट्रेशन जो है ना, जो आपकी सेक्शन 39 की जो इलस्ट्रेशन है, उससे ज्यादा समझ में आएगा। ये भी समझा दूंगा। देखो कहने का मतलब है, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको ऐसे समझो, जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है एग्जीक्यूट जिस दिन हुआ है और जिस दिन डेट ऑफ परफॉर्मेंस है, दोनों डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है तो उसको बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पे भी तुम डैमेजेस लोगे और जो चीज नहीं पूरी हुई है उसका भी तुम डैमेजेस लोगे। तो जो चीज नहीं पूरी होती है ना, उसका जो डैमेज है वो सेक्शन 75 में मिला हुआ है। सेक्शन 75 पढ़ो एक बार, फिर समझ में आएगा। Sir, can we say that every suit of specific performance has inherent anticipatory breach in it? किसमें किसमें? Specific performance में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में एंटीसिपेटेड ब्रीच क्या कर रहे हो? inherent होगी। If I am filing a suit for a specific performance, suppose आपके ये वाले example में, if this ये person is not working till 18 and I file a suit for a specific performance, तो anticipatory breach inherent होगी। नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा समझो, एंटीसिपेटेड ब्रीच में हमारे पास एक प्रीमोनिशन है। द एग्रीड हैज अ प्रीमोनिशन टू स्टे आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ही हैज एन ऑप्शन टू स्टे आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय लुकिंग एट द कंडक्ट ऑफ द अदर पार्टी। सो प्रीमोनिशन, उसको एक पूर्वानुमान मिल गया। पूर्वानुमान उसको हो गया कि ये डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक ये इसके साथ रहना सही नहीं है, पहले निकल जाओ। इसके साथ And रहने में भलाई नहीं है, पहले निकल जाओ। and
एक्विजिशंस के केस में कैन द पीरियड जहाँ पे वो एक्वाइज कर रहा है, कैन दैट बी टर्म्ड एज एक्सटेंशन ऑफ टाइम? वो भी पढ़ेंगे, 55 में पढ़ेंगे, वो भी अभी अभी बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ये समझ लो अभी कि जो एक्वाइजेंस दे रहा है ना, ही इज डूइंग इट एट हिज ओन रिस्क। इट इज ही इज डूइंग इट ही इज डूइंग ही इज गिविंग द एक्वाइजेंस एट हिज ओन रिस्क। इसके पीछे बड़ा मतलब बहुत बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। एक बात तो मैं समझ में आ गई कि डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, ताकि वो समझ जाए और डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही वो परफॉर्मेंस दे दे, और परफॉर्मेंस देने की इच्छा जाहिर कर दे, और वो समझ जाए, ताकि मैं उसको समझा सकूं कि ब्रीच मत करना, ताकि मैं समझा सकूं उसको ब्रीच मत करना, परसुएट करना। परसुएट करना भी तो एक एक वजह है जिस वजह से मैंने इंतजार किया डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक। ठीक है। देखो अब क्या होता है, पहले 75 से पहले समझ ही लो, चलो क्या हो रहा है इसी में समझो। यहाँ पे ना, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एंटीसिपेटरी ब्रीच, यहाँ पे ब्रीच हुआ, एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ, एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ, बट यहाँ पे उसने अगले दिन से उसने एक्वाइजेंस दे दिया, एक्वाइजेंस दे दिया। मगर डेट ऑफ परफॉर्मेंस जब आया, तो मैंने क्यों बोला ऐसे डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक अगर ये वेट कर रहा है तो ही इज डूइंग इट एट हिज ओन रिस्क। मैंने ऐसा क्यों बोला कि डेट ऑफ परफॉर्मेंस आने के लिए ही इज वेटिंग टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस एट हिज ओन रिस्क। मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा इसलिए बोला कि जिस दिन डेट ऑफ परफॉर्मेंस हुआ और द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल, तो जो प्रोमिसर है he will be having a justification, he will be having an excuse not to perform the contract, है कि नहीं? उसने कहा कि ठीक है, तुम परफॉर्म, मुझे लगता है तुम परफॉर्म करोगे, इसलिए मैं डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक तुम्हारा इंतजार करता हूं। मगर जिस दिन डेट ऑफ परफॉर्मेंस आई, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, कोई भी चांस है, कैसा भी चांस है, किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया तो उसका वेट करना तो बिल्कुल जीरो हो गया। तो इसीलिए ही इज डूइंग इट एट हिज ओन रिस्क। तो लास्ट पॉइंट लिख लो, उसका लास्ट पॉइंट लिख लो, इफ द प्रोमिसर वेट्स, if the promiser waits, he waits at his own risk. If the promiser waits, he waits at his own risk. If the promiser waits, he waits at his own risk. Because if the promiser waits, so if the promisee waits, he waits at his own risk. Because on the date of performance, because on the date of performance, all the defense, because on the date of performance, all the defense, on the defense, on the date of performance, all the defense in the contract, in the contract, in the contract act will be available to the defaulter. All the defenses available in the contract act will be available to the defaulter, will be available to the defaulter. Example section 56 clause 2 impossibility. Example section 56 clause 2 impossibility. That is, if the contract becomes impossible, if the contract has become impossible, the promiser need not perform. That is, if the contract becomes impossible, if the contract becomes impossible, if the contract becomes impossible, if the contract has become impossible, the promiser need not perform. The promiser need not perform. If the contract has become impossible, the contract has become impossible, the promiser need not perform. The promiser need not perform. समझ में आया?
सो द प्रोमिसी इज वेटिंग एट हिज ओन रिस्क। ठीक है, ओके, ये तो हो गया इफ द प्रोमिसर वेट्स टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इफ ही डज नॉट वेट लिखो, उसका भी लिख लो। इफ ही डज नॉट वेट, टॉपिक है इफ ही डज नॉट वेट। इफ ही डज नॉट वेट मतलब क्या है, उसने रिपुडिएट करा। इफ ही डज नॉट वेट व्हाट विल हैपन? इफ ही डज नॉट वेट, नंबर वन, हाँ प्रोमिसी, इफ द प्रोमिसी डज नॉट वेट, पहला हो गया कॉन्ट्रैक्ट इज रिपुडिएटेड। द कॉन्ट्रैक्ट इज रिपुडिएटेड, becomes void, the contract is repudiated, becomes void, the aggrieved party can claim damages, the aggrieved party can claim damages at once, the aggrieved party can claim damages at once, the aggrieved party can claim damages at once, he can file a suit under section 73 of Indian Contract Act. He can file a suit under section 73 of Indian Contract Act before the date of performance. He can file a suit under section 73 before the date of performance. बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा। The damages will be under section 73. Damages will be under section 73. देखो अभी damages देखना, स्पेशल डैमेज और स्पेशल डैमेज और जनरल डैमेज है, वो अभी कंसेप्ट अभी आपको नहीं करना है। वो जब मैं क्या नाम उसका सेक्शन 73 एक्सक्लूसिवली पढ़ाऊंगा तो उस पर समझाऊंगा। अभी के लिए सेक्शन 73 डैमेजेस लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द मार्केट रेट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। द मार्केट रेट थ्योरी कहते हैं इसको। द मार्केट रेट द मार्केट रेट the market rate on the anticipatory breach will be taken into consideration. The market rate on the anticipatory breach will be taken into consideration. The market rate on the date of the market rate on the anticipatory breach will be taken into consideration for calculating the damages under 73. The market rate on the anticipatory breach, the market rate on the anticipatory breach will be taken into consideration. The market rate on the anticipatory breach will be taken into consideration. The market rate on the anticipatory breach will be taken into consideration. The market rate on the anticipatory breach will be taken into consideration. The market rate on the anticipatory breach, market rate on the anticipatory breach will be taken into consideration for the purpose of calculating damages. For the purpose of calculating the damages. For the purpose of calculating damages under section 70. For the purpose of calculating the damages under section 73. ठीक है, इसी में लिखो मार्केट रेट ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। मार्केट रेट ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। मार्केट रेट ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। Market rate on the date of performance are not to be considered. Market rate on the date of performance are not to be considered. Market rate on the date of performance are not to be considered. Market rate on the date of performance are not to be considered. ठीक है, तो देखो कहने का मतलब है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और डेट ऑफ परफॉर्मेंस है 20 मई। एंटीसिपेटरी ब्रीच जो है वो 15 तारीख को हो गया, 15 मई को। तो 15 मई को जो रेट चल रहा होगा मार्केट का उसी के हिसाब से डैमेजेस पे होंगे, ना कि 20 मई के साथ। ठीक है, ओके।
अब इलस्ट्रेशन करो, इलस्ट्रेशन करो। इलस्ट्रेशन से पहले सेक्शन 75 पढ़ लो। 75 पढ़ो पहले। 75 कहता है अ पर्सन हु राइटफुली रिसाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु राइटफुली रिसाइंस द कॉन्ट्रैक्ट, a person who rightfully resigns a contract is entitled to compensation. A person who rightfully resigns a contract is entitled to compensation for any damages which he has sustained, which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. ठीक है? A person who rightfully resigns a contract, rightfully को underline करो, resigns the contract को blocks पे लो. A person who rightfully resigns the contract is entitled to compensation. ब्लॉक्स पे लीजिए इसको, entitled to compensation को. तो सेक्शन 75 क्या बोल रहा है? सेक्शन 75 बोल रहा है सीधी सी चीज कि देयर इज अ पर्सन हु रिसाइंस द कॉन्ट्रैक्ट. वो रिसाइन कैसे कर रहा है? रॉन्गफुली या राइटफुली? राइटफुली. ही राइटफुली रिसाइंस द कॉन्ट्रैक्ट. तो व्हाट इज द लॉ? ही इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन. उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. ही इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन. ही इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन. ठीक है? मगर कॉम्पनसेशन की वजह क्या है? वजह है नॉन फुलफिलमेंट. नॉन फुलफिलमेंट वजह है, नॉन फुलफिलमेंट, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया. जैसे ये यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ, ये है डेट ऑफ परफॉर्मेंस. यहां पे आपने क्या किया? आपने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. तो यहां पे इस दिन सेक्शन 73 में डैमेजेस अवेलेबल है. जिस दिन डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जिस दिन एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ है, मार्केट रेट लगा के, मार्केट रेट का कंसेप्ट लगा के इस दिन जो रेट होगा तो आप डैमेजेस क्लेम करो सेक्शन 73 में. मगर बाकी चीज के लिए जो पार्ट जो बचा रह गया उसके लिए 75. इस पार्ट को कहेंगे नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट. नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट तभी तो लिखा है ना. 39 में क्या बोला है? he has disabled himself or refused the contract in its entirety. in its entirety. तो याद रखो सेक्शन 75 का जो इस्तेमाल है ना वो किसके साथ होता है? 39 के साथ होता है. 53 के साथ भी होता है, 55 के साथ भी होता है. Section 75 is used with subsequent voidability. It is not used with initial voidability. तो 19 और 19A के साथ यूज नहीं होता 75. ये 39 के साथ यूज होता है. आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे अंजुम? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, है ना. तो इस दिन का जो हिसाब है वो कैसे तय होगा? मार्केट रेट थ्योरी जो उस समय चल रही है. जिस दिन तूने मना किया, जिस दिन तूने अपने आप को डिसेबल करा और दूसरी पार्टी ने कहा भाई मुझे तो बाहर निकल रहा है, तो मार्केट रेट थ्योरी इस दिन के हिसाब से डैमेजेस क्लेम होंगे. मगर बाकी के लिए छोड़ा नहीं जाएगा. 75 में वो क्लेम करेगा. मार्केट रेट थ्योरी 75 में पढ़ेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर लो. 75 जो पढ़ाऊंगा ना वो अलग टॉपिक है पूरा, है ना. जमाल वर्सेस मुल्ला दाऊद एक केस है. जमाल वर्सेस मुल्ला दाऊद, हेडली वर्सेस बैक्सनडेल केस है. तो उसको केस को पढ़ेंगे बस अब आने वाले दिनों में. समझ आ गया? राइट. आपको डाउट है किसी को? सर मेरा एक ठीक है. अब इलस्ट्रेशन लिखो. एक इलस्ट्रेशन लिखो. एक जो आपका सेक्शन 39 का इलस्ट्रेशन है ना, उसी इलस्ट्रेशन को मैं रेफरेंस करके समझा रहा हूं. एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अ सिंगर एंड रेस्टोरेंट ओनर. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रेस्टोरेंट ओनर एंड सिंगर. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट है दैट द सिंगर विल परफॉर्म फॉर 10 days.
द सिंगर विल परफॉर्म ऑन 10 days, द सिंगर विल परफॉर्म ऑन 10 days, और रेट क्या है, 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे, 10 दिन के लिए परफॉर्म करेगी वो, और हर दिन का 100 रुपया मिलेगा उसको। ठीक है, तो 10 दिन बना देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 दिन हो गए। ठीक है, पहले दिन परफॉर्म किया, दूसरे दिन परफॉर्म किया, तीसरे दिन परफॉर्म किया। ठीक है, चौथे दिन परफॉर्म नहीं किया, पांचवें दिन परफॉर्म नहीं किया। बना लो, ये कॉपी बनाओ, पहले दिन परफॉर्म, दूसरे दिन परफॉर्म, तीसरे दिन परफॉर्म, चौथे दिन परफॉर्म नहीं हुआ, पांचवें दिन परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, नाउ ये दोनों दिन परफॉर्म नहीं हुआ, दोनों दिन परफॉर्म नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे, ब्रीच है, एंटीसिपेटरी ब्रीच है, एक तरह से ब्रीच है, क्योंकि इसने अपने आप को रिफ्यूज कर दिया, या तो इसने अपने आप को डिसेबल कर दिया, ब्रीच। सो बिकॉज ऑफ फोर्थ और फिफ्थ डे के नॉन परफॉर्मेंस पे, जो ये रेस्टोरेंट ओनर है या थिएटर ओनर है, थिएटर ओनर भी कह सकते हैं, तो रेस्टोरेंट ओनर जो है वो क्या कर सकता है, ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, देख लो, ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, और ही कैन एक्वाइज, और ही कैन एक्वाइज, जैसे अतुल कभी कभी छुट्टी पे चला जाता है बिना बताए, तो मेरे ऊपर है ना, अगले दिन कहूंगा भाई अपना देख ले तू, या फिर कहूंगा कोई बात नहीं, ऐसे ही छुट्टी मारो, ऐसे भी कर सकते। ठीक है ना, सो या तो ब्रीच हो जाएगा, या तो सॉरी, या तो मैं रिसाइन कर दूंगा, या तो मैं वो, या तो थिएटर ओनर रिसाइन करेगा, या तो वो एक्वाइज कर लेगा। ठीक है, अब सिक्स्थ डे क्या होता है, सिक्स्थ डे, सिक्स्थ डे, सिक्स्थ डे, if the theater owner acquiesces, if he gives an acquiescence, if he acquires, if the theater owner acquires, तो सिंगर विल कंटिन्यू, सिक्स को सिंगर विल कंटिन्यू, उसने अपनी सहमति दे दी, कोई बात नहीं, अच्छा परफॉर्म करना आज से, तो ही गिव्स हिज एक्वाइजेंस सिक्स को, तो सिंगर टू कंटिन्यू, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या हो सकता है, फोर्थ और फिफ्थ डे के लिए वो क्लेम कर सकता है 73 में डैमेजेस। He can claim damages for section 73, so he can claim damages for fourth and fifth day under section 73, जिस दिन परफॉर्म नहीं किया वो 73 में उससे डैमेजेस क्लेम कर लेगा। बेटा रिसाइंड का मतलब 39 में रिसाइंड है ना, रिसाइंड का मतलब क्या होता है, तो फिर 64 की बात कर रही, 64 में तो रेस्टिट्यूशन होता है ना, रिसाइंड का मतलब क्या है, अगर उसने 39 में रिसाइंड करा, या तो वो 39 में रिसाइंड करेगा, या 39 में एक्वाइजेंस करेगा, है ना, देखो इधर देखो, एक्वाइज 39 में भी रिसाइंड है और 19 में भी रिसाइंड है, मगर 19 वाला रिसाइंड कब होता है, जब शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, मगर 39 का रिसाइंड कब होता है, जब दूसरी पार्टी की हरकत ऐसी होती है कि मुझे मजबूर कर दिया निकलने के लिए, तो इसकी हरकत ऐसी है कि चौथे और पांचवें दिन इसने परफॉर्म नहीं करा, छठे दिन मैंने कहा चल कोई बात नहीं, भूल चूक हो गई तेरे से, परफॉर्म कर दे, परफॉर्म कर रहा है, मगर चौथे और पांचवें दिन के लिए छोड़ा नहीं जाएगा, 73 में वो डैमेजेस क्लेम कर सकता I have a doubt. है। हाँ हाँ बोलो, मैसेज कर दिया, थोड़ा लंबा एक्शन। क्या कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, मैं ये कह रहा हूँ सर कि इसमें क्या, इसमें चेक कर लो, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है ना। समझ नहीं आ रहा, हल्के हल्के बोलो, और इधर राइट इट, मैं ये अगर कह लिख, रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है या कोई पार्टी है जिसने दूसरी पार्टी के साथ
उसके गुडविल पे जो है कॉन्ट्रैक्ट किया। तो एकदम फोन वो करके क्या। पूछा, फोन करके पूछा, आज तो क्लियर नहीं हो पा रही है बस। देखो, समझ में आया? अगर उसने सहमति दे दी कि ठीक है परफॉर्म करो, तो ये हो गया। अगर उसने छठे दिन ये कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना ही नहीं है, तो फोर्थ और फिफ्थ के लिए तो 73 में डैमेजेस लेगा, और 6 7 8 9 10 के लिए 75 में वो डैमेजेस। ठीक है। सो इफ द थिएटर ओनर और द रेस्टोरेंट ओनर रिसाइंस, if the theater owner resigns, if the theater owner resigns, so there is no there is no question of performance, there is no question of performance, there is no question of performance. Damages under section 73 for 4 and 5, damages under 73 for section for 4 and 5, and 6 से 10 के लिए, and for 6 to 10 days under 75. Because section 75 applies to subsequent voidability, not initial voidability. Section 75 applies for initial subsequent voidability, not initial voidability. Initial voidability, not subsequent voidability. Sir, section 75 applies to initial voidability. Subsequent. Subsequent, na? अगर यहां पे सिंगर ने 1000 रुपए का एडवांस ले लिया है सपोज, तो रेस्टिट्यूशन कहां पे देगी वो, कौन से सेक्शन में? सिंगर गलती करने वाला, रिसाइंडर नहीं। If the singer has taken the advance of 100,000, sorry, 1,000 rupees, she will restitute under section 65. She will restitute under section 65. If she has taken the advance, तो कितना देगी वो? 700 रुपए वापस करेगी वो, है ना? She will return 700 rupees. चलो, बहुत आसान था ये तो, है ना? आसान था ना? इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। तो देखो ऐसे, मान, ये इसके बाद में क्लास वन करूंगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। परफॉर्म परफॉर्म परफॉर्म, नॉट परफॉर्म नॉट परफॉर्म। ठीक है, ओके। सिक्स्थ देखो क्या होता है, थिएटर ओनर जो होता है वो अलाउ करता है, थिएटर ओनर अलाउज। ठीक है, तो शी परफॉर्म्स, और यहां पे थिएटर ओनर रिसाइंस। who will who will pay the damages to whom? हाँ करा, सिंगर ने यहाँ पे ही परफॉर्म करा, यहाँ पे अलाउ कर दिया उसको, यहाँ पे परफॉर्म करा, यहाँ पे परफॉर्म करा। यहाँ पे कौन किसको दे रहा है?
ये एग्जांपल बना लो, कल मुझे आंसर लिखना। दिस इज द क्वेश्चन, आंसर चाहिए मुझे कल। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, पहले दिन परफॉर्म हुआ, दूसरे दिन परफॉर्म हुआ, तीसरे दिन परफॉर्म हुआ, चौथे दिन परफॉर्म नहीं हुआ। थिएटर उन्होंने छठे दिन कहा चलो अलाउ कर दिया तुमको, तो छठे दिन उसने परफॉर्म किया, सातवें दिन परफॉर्म किया, फिर थिएटर उन्होंने कहा तुम्हारी जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, नाउ अंडर विच सेक्शन डैमेजेस, अंडर विच सेक्शन डैमेजेस कौन किसको देगा, चौथे पांचवें दिन के लिए, और बाकी 8 9 10 के दिन जो भी होगा बता देना मुझे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। चलो वी आर डन फॉर द डे। अब हमारे दो सेक्शंस बचे हैं, 53 एंड 55। ठीक है, तो कल पढ़ के आना है 53 एंड 55, दोनों सेक्शंस पढ़ के आना है। It's not a game, it's a rich thing.